एक राजा का उदय। मोहम्मद गोरी की शुरुआती जिंदगी और उनके अरमान। मोहम्मद गोरी, जिनका असली नाम मुइज़्ज़ अल-दीन मोहम्मद था, इतिहास में एक बड़ा नाम है। उनका जन्म 1149 ईस्वी में गजनी में हुआ था, जो आजकल अफगानिस्तान में है। गोरी की शुरुआती जिंदगी उस समय की उथल पुथल वाली राजनीति में बीती। वो शुरू में राजा बनने वाले नहीं थे। उनके बड़े भाई गयास अल-दीन मोहम्मद गजनी के राजा थे। गोरी एक महत्वाकांक्षी नौजवान थे। उन्होंने खुद को एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार साबित किया। जब उनके भाई राजा बने तो गोरी को एक जरूरी काम सौंपा गया। उन्हें घुरीद साम्राज्य का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई। यहीं से गोरी के सैन्य अभियानों की शुरुआत हुई, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। गोरी के अरमान सिर्फ गजनी में अपनी शक्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं थे। उनकी नजर एक बहुत बड़े इनाम पर थी, भारत अपनी बंटी हुई राजनीति और प्रसिद्ध धन दौलत के साथ किसी भी महत्वाकांक्षी राजा के लिए एक आकर्षक लक्ष्य था। गोरी ने भारत की धरती पर अपना साम्राज्य बनाने का मौका देखा। अपनी महत्वाकांक्षा और जीत की चाहत से प्रेरित होकर गोरी ने कई सैन्य अभियान शुरू किए। इन अभियानों का भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। गोरी की विरासत हमेशा के लिए साम्राज्यों के उत्थान और पतन, इस्लाम के प्रसार और भारतीय समाज के परिवर्तन से जुड़ी रहेगी। भारत में कदम, गोरी के शुरुआती अभियान और विजय। मोहम्मद गोरी का भारत में आना अचानक हमला नहीं था। यह एक सोची समझी और रणनीतिक चाल थी। उन्होंने पहले अपनी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ओघुज तुर्कों के खिलाफ अभियान चलाए और अपने शक्ति आधार को मजबूत किया। पश्चिम में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद गोरी ने अपना ध्यान पूर्व की ओर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ किया। गोरी के शुरुआती अभियान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर थे। 1175 ईस्वी में उन्होंने मुल्तान शहर पर कब्जा कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस जीत ने उन्हें इस क्षेत्र में एक रणनीतिक पकड़ दिलाई। इसने उन्हें सिंधु घाटी के समृद्ध संसाधनों तक भी पहुंच प्रदान की। अपनी सफलता से उत्साहित होकर गोरी ने अपना पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखा। उन्होंने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यह शुरुआती जीत गोरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उनकी सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया और उन्हें इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में स्थापित किया। भारत में गोरी के शुरुआती अभियान चुनौतियों के बिना नहीं थे। उन्हें स्थानीय शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी सैन्य कुशलता और उनकी सेनाओं के अनुशासन ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने में मदद की। हर जीत के साथ गोरी का आत्मविश्वास बढ़ता गया, साथ ही भारत के केंद्र पर विजय प्राप्त करने की उनकी महत्वाकांक्षा भी। दिग्गजों का टकराव, तराइन का पहला युद्ध और गोरी की हार। भारत में मोहम्मद गोरी के लगातार आगे बढ़ने से उनका सामना उस समय के उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। अजमेर और दिल्ली के राजपूत राजा पृथ्वीराज के पास एक विशाल सेना थी और वे अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। इन दो शक्तिशाली शासकों के बीच पहला बड़ा मुकाबला 1191 ईस्वी में तराइन शहर के पास हुआ, जो अब हरियाणा राज्य में है। तराइन का पहला युद्ध, जैसा कि इसे जाना जाता है, दिग्गजों का एक टकराव था। एक ऐसा युद्ध जो उत्तर भारत के भाग्य का फैसला करेगा। अपनी घुरीद सेना का नेतृत्व करते हुए गोरी का सामना एक भयंकर युद्ध में पृथ्वीराज की राजपूत सेनाओं से हुआ। अपने घर में लड़ रही राजपूत सेना का युद्ध के शुरुआती दौर में ऊपरी हाथ था। उनके घुड़सवार दस्ते विशेष रूप से प्रभावी थे, जिन्होंने घुरीद सेना को भंग कर दिया। अपनी शुरुआती असफलताओं के बावजूद राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, गोरी की सेनाओं को पीछे धकेल दिया। युद्ध के एक निर्णायक क्षण में गोरी घायल हो गए। उनके नेता के घायल होने से निराश उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। तराइन का पहला युद्ध गोरी के लिए एक अपमानजनक हार में समाप्त हुआ, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा और फिर से संगठित होना पड़ा। भाग 4, पासा पलटना। तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की रणनीतिक वापसी। तराइन में हार मोहम्मद गोरी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसने उनका हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने अगला साल अपने बदला लेने की योजना बनाने में बिताया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और राजपूत सेना की ताकत और दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। गोरी 1192 ईस्वी में एक पुनर्गठित और सुदृढ़ सेना के साथ भारत लौटे। उन्होंने तराइन के पहले युद्ध में अपनी गलतियों से सीखा था। वह जानते थे कि उन्हें राजपूत घुड़सवार सेना को बेअसर करना होगा, जिसने उनकी पिछली हार में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तराइन का दूसरा युद्ध पहले युद्ध की तरह ही जोरदार शुरू हुआ। हालांकि इस बार गोरी के पास एक रणनीति थी।
उन्होंने झूठी वापसी वाली रणनीति अपनाई। गुरीद सेना ने पीछे हटने का नाटक किया, जिससे राजपूत घुड़सवार सेना अपनी पैदल सेना से दूर हो गई। एक बार राजपूत घुड़सवार सेना को दूर ले जाने के बाद गोरी के छिपे हुए आरक्षित बलों ने राजपूत पैदल सेना पर हमला किया, जो कि बेखबर थी। गुरीद सेना ने फिर राजपूत घुड़सवार सेना को घेर लिया, जो अपने पीछा करने से थक चुके थे। वे हमले का सामना करने में असमर्थ थे। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और मार डाला गया, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। भाग 5, साम्राज्य का विस्तार, उत्तर भारत पर गोरी का प्रभुत्व। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जीत मोहम्मद गोरी के भारत विजय में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने राजपूतों की अजयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के द्वार खोल दिए। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ गोरी ने अपनी शक्ति को मजबूत करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने दिल्ली और अजमेर के राजपूत गढ़ों पर कब्जा कर लिया, उन्हें अपने बढ़ते साम्राज्य में शामिल कर लिया। इन महत्वपूर्ण शहरों के पतन ने उत्तर भारत में गौरीद प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया। गोरी का अगला लक्ष्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। उसने 1194 ईस्वी में कन्नौज के पास एक युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद को हराया। इस जीत ने उसे उपजाऊ गंगा के मैदानों पर नियंत्रण दिलाया और उत्तर भारत पर उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। गोरी की विजय उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में भी अभियान चलाया और सोमनाथ के धनी शहर को लूटा। उनके सैन्य अभियानों ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।